Hello everyone, I am Annu and welcome back. We create JRF folder. सो फ्रेंड हमारी एमसीक्यू सीरीज चली हुई है जिसके अंदर अब तक हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। जो हमने कल वाली क्लास थी उसके अंदर बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे जिसके अंदर हमने हाफ ऑफ टॉपिक कवर कर लिए थे अपने बैंकिंग से रिलेटेड। जो टॉपिक हमारे पेंडिंग थे उनसे रिलेटेड एमसीक्यू हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है बनते ही बनते हैं, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट है इन क्लासेस की वो क्या है कि जो भी हम एमसीक्यू करते हैं उनकी हम डिटेल डिस्कशन करते हैं कि उनसे रिलेटेड हमारा कोई भी पॉइंट मिस ना हो और वहां से कोई अलग तरह से क्वेश्चन आए तो हम उसको भी इजिली टैकल कर सके अपने एग्जाम के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द आईबीसी। जो आपका आईबीसी है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ठीक है ना। तो आपकी जो आईबीसी है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट ये है। तो देखो जो आपका आईबीसी है मतलब कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, ठीक है ना, वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है आपका। तो एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं फिर इसका आंसर देते हैं। तो जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है कंपनी एक्ट के अंदर या फिर और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ या फिर किसी दूसरे प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर्ड है वो पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में तो ये दे रखा है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या दे रखी है, कंपनी जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर किसी प्रीवियस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, आपका एचयूएफ और आपके पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कंपनी, ठीक है, आपकी एलएलपी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या है, आपकी कंपनी, आपका ट्रस्ट जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर रजिस्टर्ड है, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर क्या है आपकी रजिस्टर्ड है। तो आपकी क्या क्या कौन कवर होते हैं आपके आईबीसी के अंदर। तो आपका जो आईबीसी के अंदर कवर होता है बच्चों वो कौन होता है, आपकी कंपनी जो कंपनी एक्ट या फिर किसी प्रीवियस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, आपकी पार्टनरशिप फर्म, आपकी एलएलपी जो एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर क्या है रजिस्टर्ड है, और कोई भी इंडिविजुअल। तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हुई। सबसे पहले आईबीसी किसके ऊपर क्या है एप्लीकेबल है। अब बात आती है कि आईबीसी होता क्या है। आईबीसी आपका इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, ठीक है ना। तो अब ये आपका क्या है, आपका आईबीसी है। और ये कब बना था, ये बनाया था इंडियन ऑफ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था 2016 के अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईबीसी का इनिशिएटिव क्यों लिया था 2016 में, इसको एस्टेब्लिश क्यों किया था, क्योंकि जो भी मेरे को तब भी कंपनी क्या होती है लिक्विडेट होती है, ठीक है ना। तब भी कंपनी लिक्विडेट होती है तो उस केस में जो टाइम पीरियड हुआ करता जो रीपेमेंट करने का वो टाइम पीरियड काफी लंबा चला करता, ठीक है। तो एक एनपीए को टैकल करने का ही एक क्या है आपका सिस्टम है क्या आईबीसी। एनपीए को टैकल करने के लिए ही गवर्नमेंट ने क्या लिया था, एक नया इनिशिएटिव लिया था किसका, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर, ठीक है ना। हमने एनपीए क्या क्या मेजर लिए गए हैं एनपीए को टैकल करने के लिए, ये क्वेश्चन हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने काफी सारे जो भी मेजर थे जो क्या करते थे टैकल करते थे किसको, आपके एनपीए को, वो डिस्कस किए थे। और मैंने कल की क्लास में कहा था कि आपका जो आईबीसी है वो भी आपका क्या है इंपॉर्टेंट मेजर है, क्या करने के लिए, एनपीए को टैकल करने के लिए। तो ये ही क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो एक बार डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं आपका आईबीसी रिलेटेड कि आईबीसी होता क्या है, ठीक है ना। आपका इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो आपका इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, इंसॉल्वेंसी का मतलब है तब भी कोई इंडिविजुअल और कोई भी कंपनी क्या हो जाते हैं रीपे, जो भी उसने के लोन है उसको रीपे करने के लिए क्या हो जाए, अनेबल हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, वो कंपनी बैंक इंसॉल्वेंट कंपनी कहलाएगा, वो इंडिविजुअल क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट इंडिविजुअल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, जहाँ पे अनेबल हो रीपे करने के लिए आउटस्टैंडिंग और डेट्स, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई यहाँ पे। अब तो बैंक्रप्सी यहाँ पे क्या होगी, आपकी बैंक्रप्सी होगी जहां पर कोई भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी कंपनी को कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट कह दिया गया हो, डिक्लेयर कर दिया गया हो, वो क्या कहलाएगा आपका बैंक्रप्सी कहलाएगा। तो यहाँ पे दोनों की मीनिंग क्लियर, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का मतलब, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था आपका आईबीसी कब, 2016 के अंदर, क्या रिजोल्व करने के लिए, रिजोल्व क्लेम इन्वॉल्विंग इंसॉल्वेंट कंपनी, जो भी इंसॉल्वेंट कंपनी उसके जितने भी क्लेम है उनको रिजोल्व करने के लिए
बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईबीसी का इनिशिएटिव लिया था। अब देखो जो कंपनियां हैं जिन्होंने बैंक से लोन ले रखा वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में उनकी रीपेमेंट बैंक को टाइम पे नहीं मिल पाती, जैसे बैंक के क्या होंगे, एनपीए इंक्रीज होंगे। तो इसी को टैकल करने के लिए क्या आया था, आईबीसी पिक्चर में आया था, ठीक है, जितने भी क्रेडिटर हैं उस कंपनी के उनको टाइम पे पेमेंट मिल सके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है ना, जो टाइम पीरियड इसके अंदर मेंशन था। और वो टाइम पीरियड कितना, मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है आईबीसी का, आपका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड लिख रखा बच्चों, उसके अंदर लिखा है 270 डेज, कि जो भी लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा वो उस लिक्विडेटर को 270 डेज के अंदर जितने भी क्रेडिटर हैं उनकी रीपेमेंट, उनकी रीपेमेंट को रिजोल्व करना होगा। 270 डेज के अंदर उनकी रीपेमेंट क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी। और वो कैसे की जाएगी, जो भी कंपनी की एसेट्स हैं उनको क्या करके, सेल करके। तो ये सारा काम कौन करता है, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है और लिक्विडेटर का ही क्या होता है, सारा काम होता है, ठीक है। फिर देखो आगे क्या लिख रखा है इसके अंदर, दिस वॉज इनेक्टेड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन। जो ये एक्ट आया था आपका आईबीसी जो आया था पिक्चर में, वो क्यों आया था, क्योंकि जो इंसॉल्वेंसी क्या कर सके, इनेक्ट कर सके फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, किसके, कॉर्पोरेट पर्सन के, पार्टनरशिप फॉर्म के, या फिर कोई भी इंडिविजुअल एक टाइम बाउंड के अंदर, ठीक है ना, और इन द मैनर ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ सच पर्सन, की जो उस पर्सन की जो भी एसेट्स है उसकी मैक्सिमाइजेशन वैल्यू उसको मिल सके, ठीक है, जितनी उसकी वैल्यू उस कंपनी के अंदर है ज्यादा से ज्यादा वैल्यू उसकी प्रोवाइड करी जा सके। इसलिए आईबीसी क्या आया था, पिक्चर में आया था कि टाइम पे उनकी पेमेंट हो सके और मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू उन लोगों को उनकी मिल सके, ठीक है। और टाइम पे तो मैं आपको पहले ही बता चुकी कितना, 270 डेज, ठीक है। फिर आगे क्या लिख रखा है यहाँ पे, जो आईबीसी है आपका, ठीक है ना, आईबीसी के अंदर जो ये काम करता है सारा क्या होता है, एक बॉडी होती है, वो बॉडी क्या आपकी आईबीबीआई, ठीक है ना। आईबीबीआई का मतलब यहाँ पे क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बॉडी होती है जो आईबीसी के अंदर क्या करती है, सारे काम करती है, किससे रिलेटेड, जो भी लिक्विडेटर को अपॉइंट करना, उन एसेट्स को सेल करना, तो ये सारे काम किसके अंडर होते हैं, सारे काम होते हैं आईबीबीआई बॉडी के अंडर, ठीक है, जो आपकी कहते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके अंदर एक अमेंडमेंट आई थी आपकी आईबीबीआई के अंदर, वो अमेंडमेंट क्या थी, जो भी आपकी रेगुलेशन थी किस रिलेटेड, आपकी लिक्विडेशन से रिलेटेड, ठीक है ना, जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अंदर जो आपने लिक्विडेशन की थी उस रिलेटेड जो भी रेगुलेशन थी, रेगुलेशन है उसी रेगुलेशन के अंदर अमेंडमेंट आई है। और वो रेगुलेशन क्या है कि जो भी लिक्विडेटर हम अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना, जो भी लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं उस लिक्विडेटर की पावर को इंक्रीज किया गया था, ठीक है। तो उसकी पावर क्या कहता था, इंक्रीज। और पावर किससे रिलेटेड, जो भी आपकी कौन सी एसेट है, नॉन रेडली रिलाइजेबल एसेट्स हैं, उनसे रिलेटेड पावर क्या की गई थी, जो भी लिक्विडेटर की इंक्रीज की गई थी। अब बात आती है नॉन रेडली रिलाइजेबल एसेट्स होती क्या है, जो आपकी नॉन रेडली रिलाइजेबल एसेट्स हैं बच्चों, वो ऐसी एसेट्स हैं जो भी लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है उनको सेल नहीं कर पाता। तो इसमें टाइम पीरियड क्या लगता था, पहले बहुत लंबा लगा करता, 4 से 5 साल। तो अब लिक्विडेटर को क्या कर दी गई, कुछ पावर दे दी गई, ठीक है ना। ये कोड आने के बाद भी आईबीसी का कोड, ये जो आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आने के बाद भी जो टाइम पीरियड था मैक्सिमम 270 डेज रखा था, उसके अंदर लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ करता। इसलिए इन पावर को क्या किया गया था, एडप्ट किया गया था कि जो ये टाइम पीरियड हम कवर नहीं कर पाए, 270 डेज में कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उन्हीं को हम उस टाइम पीरियड के अंदर इस चीज को क्या कर पाए, अपनी इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए, अपनी लिक्विडेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए। इसलिए इसके अंदर क्या लाई गई थी, कुछ अमेंडमेंट लाई गई थी, ठीक है। तो अब ये अमेंडमेंट आपको, ये क्या थी कि जो भी मान लो कोई एसेट्स थी और वो कोई भी पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एसेट को सेल करने में, तो टाइम का पीरियड क्या लगता था, ज्यादा लगता था। अब लिक्विडेटर को ये एक्स्ट्रा पावर दे दी गई कि लिक्विडेटर उनको सेल कर सकता है। अगर कोई पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तब भी लिक्विडेटर के पास क्या है, लिक्विडेटर के पास अथॉरिटी है, पावर है कि उन एसेट को सेल करके वहां से पैसा जनरेट करके क्रेडिटर की प्रीपेमेंट क्या कर दे, पूरी कर दे। और वो रीजन क्या हो सकता है इसका, मान लो कोई ऐसी एसेट्स है जो काफी बड़ी, कुछ ज्यादा ही बड़ी उसकी क्या है, उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो मान लो उसकी वैल्यू है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 2000 करोड़। अब कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है जो 2000 करोड़ के एसेट को खरीद सके, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, ठीक है। तो जो 270 दिन का जो टाइम पीरियड था लिक्विडेशन को कंप्लीट करने का, वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो इस केस में उनको क्या एक्स्ट्रा पावर दी गई लिक्विडेटर को कि इस एसेट को स्मॉल स्मॉल पार्ट बना के इसके पर्सन को सेल कर सकता है, ठीक है। इससे तो यहाँ पर ये कुछ किसका एग्जांपल था आपका, नॉट रेडली रिलाइजेबल एसेट। तो जो ऐसे एसेट जो सेल नहीं हो रही, तो पावर दे दी गई किसको, लिक्विडेटर को, कि उन एसेट को इसलिए क्या कर पाए, सेल कर पाए, ठीक है। तो ये क्या थी, उसकी अमेंडमेंट थी। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है, वेरी गुड। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ लिक्विडेशन का, किसका ले सकती हूँ, जो अनिल अंबानी है, ठीक है। अनिल अंबानी के ऊपर बैंक ने उसको क्या कर दिया, बैंकरप्ट कर दिया, ठीक है ना, इंसॉल्वेंट क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया बैंक के द्वारा। तो अब उस केस में क्या अप्लीकेबल,
अप्लीकेबल हो जाएगा उसके ऊपर आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड क्या हो जाएगा उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आपका फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। फर्स्ट आपका डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा आपका, जो पहली बार इंडिया के अंदर फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक बना था वो आपका कौन सा है, वो आपका है कौन सा, आईएफसीआई, ठीक है। तो अब जो आपका आईएफसीआई है वो आपका फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कब बनाया गया था, 1948 के अंदर, मतलब कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारा फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक कौन सा बना था, हमारा आईएफसीआई बना था, ठीक है। जिसका मेन काम क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, किसको, जो भी हमारे लार्ज और मीडियम इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको क्या करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, किसका मेन ऑब्जेक्टिव आपका, आईएफसीआई का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। एक बात को और याद रखना, 1993 के अंदर जो आपका आईएफसीआई है इसको कन्वर्ट कर दिया गया एक कंपनी के अंदर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर, ठीक है। तो आपकी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी आईएफसीआई लिमिटेड बना दिया गया इसको, कब, 1993 के अंदर, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो देखो इसके अंदर अगर मैं बात करूं इसके हेड ऑफिस की, तो इसका हेड ऑफिस का है, इसका हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर मेंबर की बात करो तो एक चेयरमैन होता है, ठीक है। जो चेयरमैन होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, उसका टाइम पीरियड होता है 3 ईयर के लिए, ठीक है ना, 3 साल के लिए उसका क्या टाइम पीरियड होता है। बात करो डायरेक्टर की, तो इसके अंदर 12 डायरेक्टर होते हैं आपके, ठीक है ना। कितने डायरेक्टर होते हैं इसके अंदर, 12 डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना। अगर मैं फंक्शन की बात करती हूँ इसकी, आपके आईएफसीआई की, तो उसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड करना लोन, ठीक है ना, और एडवांसेस किसको, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करना, लोन प्रोवाइड करना, और लोन कौन से, लॉन्ग टर्म और मीडियम टाइप के लोन को प्रोवाइड करना, ठीक है। लेकिन ये सब सारी फैसिलिटी कब प्रोवाइड करता है, वो तभी प्रोवाइड करता है तब उसको लगता है कि हाँ जो ये प्रोजेक्ट है इसकी इतनी कॉस्ट है, और जो उसका प्रोजेक्ट है उसका प्रोडक्ट है उसकी मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, बेस्ट है, तभी सारे स्टेप उठाएगा। इससे पहले सबसे पहले क्या करता है ये आईएफसीआई, इन चीजों को क्या करता है, चेक करता है। ये बात क्लियर हुई यहाँ पे आप लोगों की, तो यहाँ पे एक ओवरऑल मीनिंग क्लियर आपका, ठीक है। फिर आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, द एक्जिम बैंक हैज बीन सेट अप फॉर द पर्पज ऑफ, जो आपका एक्जिम बैंक है वो किस पर्पज के लिए सेटअप किया गया था, ठीक है। तो एक्जिम बैंक आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है। तो किस पर्पज के लिए सेटअप किया गया था, जल्दी से पॉइंट पढ़ो और उसके आंसर देना। देखो फर्स्ट पर्पज क्या हमारा, फंक्शनिंग एज अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग comprehensive credit on institutional competitive term for export of capital good engineer good। तो ये बात क्या है, बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जो आपका एक्जिम बैंक था वो एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है किसके लिए, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव, जो भी इंटरनेशनल क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, किसका, कैपिटल गुड्स हो, इंजीनियरिंग गुड्स हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट और सर्विसेज हो, ठीक है ना। मेनली एक्सपोर्ट से रिलेटेड क्या करता है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पर्सन को। बात क्लियर हुई यहाँ तक, ठीक है। फिर देखो द बैंक ले स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द एक्सटेंशन लाइन ऑफ क्रेडिट टू ओवरसीज एंटिटी। क्या ये जो बैंक है वो एम्फेसाइज करता है किसके एक्सटेंशन को, लाइन ऑफ क्रेडिट की एक्सटेंशन को ओवरसीज एंटिटी के अंदर। ये बात भी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब बात आती है लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट होता है लोन टू द बायर, क्रेडिट गिवन टू द बायर, ठीक है ना। क्या होता है आपका, क्रेडिट टू दी बायर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बायर है, ठीक है ना, जो क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, ठीक है, तो उनको लोन प्रोवाइड करता है आपका कौन, आपका एक्जिम बैंक। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। मान लो कोई फॉरनर है, उसको क्या करना है, उसके पास अमाउंट नहीं, तो उसको क्या करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा कि वो इंडिया से क्या करे, सामान को परचेज करे, ठीक है। तो क्लियर हुआ लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो इस पॉइंट को याद रखना। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट यहाँ तक मेरे करेक्ट स्टेटमेंट है एक्जिम बैंक से रिलेटेड। फिर आपके थर्ड स्टेटमेंट क्या है, प्रोवाइडिंग रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी। रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग बाय बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रिफाइनेंसिंग मतलब कि लोन प्रोवाइड करता है इस तरह के इंस्टीट्यूशन को जो एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं। जो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग है ना, जो आपकी, तो आपके बैंक है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको क्या करता है, रिफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है आपकी, करेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज कोल्ड प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये क्या कहता है, प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया कहलाता है। क्यों, यहाँ पर
एक्जिम बैंक को प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपको एज ए लोन के रूप में आपको कैपिटल भी देता है एक बिजनेसमैन को एक्सपोर्ट पर्पज के लिए, और सब्सिडी भी प्रोवाइड करता है उस एरिया के अंदर, ठीक है ना, दोनों तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बन सकते हैं। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर सभी बच्चों को। ठीक है, इसका एक्ट था बच्चों वो आपका था 1981 के अंदर। ठीक है, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी कब, 1982 के अंदर। इस बात को याद रखना। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ, मुंबई के अंदर। ठीक है, अगर मैं बात हूँ यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन की, इसके ही 4 फंक्शन तो आप इसके याद रखना। ठीक है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात की जाए तो देखो, ये बायर क्रेडिट भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। बायर क्रेडिट का मतलब क्या है कि ये ओवरसीज मतलब कि बाहर दूसरी कंट्री में क्या करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करता है इंडियन के फेवर में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इससे भी क्या होगा, एक्सपोर्ट में क्या होगा, बेनिफिट होगा इंडिया के अंदर। ठीक है ना, एक्सपोर्ट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट और याद रखना इसके अंदर, ये लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ साथ ये बायर क्रेडिट भी क्या करता है, बायर्स क्रेडिट में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना यहाँ पे। ये जो भी आपका स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है जिनको टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट, प्रोड्यूस, जो मार्केट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ओवरसीज के अंदर, उनकी भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। इस पॉइंट को भी आप क्या रखना, याद रखना। ठीक है, और जो आपकी ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड जो आपकी इंडस्ट्री है उनकी भी क्या करता है, हेल्प करता है। अब ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड क्या होती है, ब्राउन फील्ड होती है कोई पहले से एस्टेब्लिशमेंट प्रोजेक्ट है, मान लो फॉरेन कंट्री के अंदर, हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस केस में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। या फिर मान लो हम बिल्कुल नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं अपना फॉरेन के अंदर, तो उसमें भी क्या करता है, ये हेल्प करता है किसकी, जो भी पर्सन है उसकी। ठीक है, ये फिल्म फाइनेंसिंग भी करता है, और जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसके लिए भी क्या करता है, ये फंड प्रोवाइड करता है। कौन, आपका एक्जिम बैंक। इस पॉइंट को याद रखना। तो एक्जिम बैंक में इतना ही। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द नाबार्ड पायलट प्रोजेक्ट। आपका नाबार्ड पायलट प्रोजेक्ट क्या है, किसके लिए, फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप कोड। ठीक है ना, नाबार्ड ने एक प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट किया था स्टार्ट, ठीक है ना, किसके लिए, डिजिटाइजेशन करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट का नाम है क्या, आपका ई शक्ति प्रोजेक्ट, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए इज द राइट आंसर। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बारे में पता होना चाहिए कि डिजिटाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको क्या होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक स्मॉल वॉलंटरी एसोसिएशन है, किसका, पुअर पीपल का, जो क्या करते हैं, प्रीफरेबली फ्रॉम द सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो मोस्टली क्या होते हैं, सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं। ठीक है, और वो एक साथ क्यों आए होते हैं कि अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, जो उनकी कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है ना, क्या करके, सेल्फ हेल्प करके और म्यूचुअल हेल्प करके। ठीक है ना, और यूजुअली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके अंदर 20 से ज़्यादा मेंबर एक्सीड नहीं करते। ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया था नाबार्ड के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का, देखो जो भी पर्सन है, जो भी गांव में रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो लोग जो भी पैसे इकट्ठा करते थे वो मेनली फॉर्मल सेक्टर से पैसे इकट्ठा नहीं करते। एक तो पुअर पर्सन, ठीक है, पुअर पर्सन क्यों, क्योंकि उनके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है बैंक के पास रखने के लिए, जिससे वो पैसे क्या कर सके, इकट्ठा कर सके। और वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली इनफॉर्मल तरीके से क्या करते हैं, पैसे को इकट्ठा करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जमींदार टाइप से। इस पर्पज के लिए तो नाबार्ड ने क्या चलाया, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाया, जिसके अंदर 15 से 20 लोग इकट्ठे होते हैं, वो आपस में पैसे क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर होते हैं। ठीक है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर ज्यादा होते हैं, इसके अंदर करते हैं सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग होते हैं, और अपनी अपनी अर्निंग से कुछ पैसे क्या करते हैं, सारे इकट्ठा कर लेते हैं एक तरह से। ठीक है ना, और एक दूसरे की तब रिक्वायरमेंट होती है, उनको क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनका क्या करते हैं, उनको बेनिफिट देते हैं। ठीक है ना, मान लो किसी को रिक्वायरमेंट होगी पैसे की, तो उन्होंने जो पैसे इकट्ठा किया था, तो जिसको रिक्वायरमेंट है किसकी, मनी के, तो उसको स्मॉल इंटरेस्ट पे क्या कर देते हैं, वो लोन प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये आपको क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो पर्पज क्या है आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के, एम्पावरमेंट करना, हैबिट ऑफ स्मॉल सेविंग, टेकिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट,
सोशल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइवलीहुड। ये कुछ क्या है पर्पज आपके किसके सेल्फ हेल्प ग्रुप के, ठीक है। तो अब बात आती है किसके डिजिटाइजेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। तो जो डिजिटाइजेशन किया गया था सेल्फ हेल्प ग्रुप का, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या आपका ई शक्ति प्रोजेक्ट है। ये जो कब क्या लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका मेन पर्पज क्या है कि बुक कीपिंग, ई बुक कीपिंग करना सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो भी वाइटल इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड। तो उसके अंदर वाइटल इंफॉर्मेशन क्या, जो भी उसके मेंबर हैं इंडिविजुअली क्या करना, प्रोफाइल तैयार करना, कैसे, ई बुक इलेक्ट्रॉनिक उससे, ठीक है ना। तो जैसे इंफॉर्मेशन के अंदर क्या जाएगा, उसके आधार कार्ड, उसका ऑक्यूपेशन, उसकी हाउसिंग, सैनिटाइजेशन, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट एटसेट्रा, इस तरह की इंफॉर्मेशन क्या करना सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर की रेडी करना, ठीक है। इट वॉज इनिशिएटेड टू एड्रेस सर्टेन कंसर्न लाइक इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ बुक कीपिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया था कि जो भी बुक कीपिंग आपकी किसकी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उसको क्या किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट और सोर्स ऑफ डायरेक्ट फाइनेंसिंग। इसके अंदर से डायरेक्ट फाइनेंसिंग का सोर्स कौन सा नहीं है, कि जो भी इंडिविजुअल हो डायरेक्ट फाइनेंसिंग कहाँ से नहीं कर सकते, वो आपका क्या क्वेश्चन आंसर होगा इसके अंदर, वेरी गुड, नाबार्ड। क्योंकि नाबार्ड है वो डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं करता, वो रिफाइनेंस करता है उन इंस्टीट्यूशन को जो रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वो क्या करता है, रिफाइनेंस करता है आपका नाबार्ड, ठीक है ना। जैसे कि आरआरबी हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, ठीक है ना। इनको रिफाइनेंस करता है, ना कि डायरेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 क्वेश्चन, नाबार्ड किसके रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश किया गया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर दे दो, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, शिवरमन कमेटी, वेरी गुड, ठीक है। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन ऑफ नाबार्ड, जो भी फंक्शन दे रखे हैं नीचे नाबार्ड के, उसके अंदर से कौन सा फंक्शन है जो भी नाबार्ड का दे रखा हो क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो देखो फंक्शन पढ़ लेते हैं, प्रोवाइडिंग फाइनेंसिंग एंड आल्सो रीफाइनेंसिंग फॉर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग इन द रूरल एरिया, ठीक है ना। फाइनेंसिंग और रिफाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है किसके अंदर, इन द मार्केटिंग एंड रूरल एरिया के अंदर, ठीक है। फिर देखो अगला क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड एडवाइजिंग द ऑपरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंगेज्ड इन रूरल क्रेडिट, प्रमोशन, रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर से क्या है आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखो आपके तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। बात क्लियर हुई। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड इन, नेशनल हाउसिंग बैंक को कब इस्टेब्लिश किया गया था, जल्दी से इसका आंसर दो, कब इस्टेब्लिश किया गया था आपका नेशनल हाउसिंग बैंक को, किया गया था 1988 के अंदर, ठीक है। तो आपका नेशनल हाउसिंग बैंक किस चीज में हेल्प करते हैं, जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं वो क्या होंगे आपके नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है ना। उसका कब इस्टेब्लिश किया गया था 1988 के अंदर। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कमर्शियल पेपर। तो कौन सी स्टेटमेंट है जो आपकी कमर्शियल पेपर से रिलेटेड क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो देखो इट इज ट्रेड इन द मनी मार्केट, क्या जो कमर्शियल पेपर वो मनी मार्केट में ट्रेड करने के लिए काम आते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ये एक प्रोमिसरी नोट है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919, ये 1990 में इंट्रोड्यूस की गई थी, ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इट्स अ सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखो पहले बात है याद रखो कि आपका कमर्शियल पेपर एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। आपको डिफरेंस पता होगा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तब को तब एक कंपनी को, ठीक है ना, किसी भी पर्सन को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पैसा क्या चाहिए, लोन पे चाहिए, वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट करने के लिए पैसे क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए लोन पे चाहिए। तो उस केस में क्या करता है, मनी मार्केट से पैसा क्या करता है, इकट्ठा को क्या होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है ना। जो टाइम पीरियड होता है आपका मनी मार्केट का, वो बच्चों कितना होता है, मैक्सिमम टाइम पीरियड आपका कितना होता है, 365 डेज, ठीक है ना। मतलब कि एक साल तक आप क्या कर सकते हो, वहां से पैसा इकट्ठा कर सकते हो, कहां से, आपकी मनी मार्केट से। बात को याद रखना, ठीक है। तो जो बात कर रहा है कमर्शियल पेपर की, क्या आपका एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जो एक प्रोमिसरी नोट होता है, प्रोमिसरी नोट की, जहां पर वो क्या कहता है कि मैं ये पेमेंट आपको कर दूंगा, ठीक है ना। प्रोमिस करता है वो पेमेंट करने की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। और याद रखना जितने भी आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे क्या है, जो आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लाइक कमर्शियल पेपर,
ठीक है। या वो क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी याद रखना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जिसको मैं क्या कर सकती हूँ, ट्रांसफर कर सकती हूँ सामने वाली पार्टी को, तो ये आपका क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसको भी याद रखना। और 1990 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था आपके मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, ठीक है। लेकिन एक सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं, क्या है कि ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट क्यों है बच्चों, ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट ये इसलिए है क्योंकि कमर्शियल पेपर आपका कंपनी के द्वारा इश्यू किया जाता है। जो कंपनी हाईली रेप्यूटेड कंपनियां हैं वो ही कमर्शियल पेपर क्या कर सकती है, इश्यू कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या किसकी बात आ गई, कंपनी की। तो जहां पर भी कंपनी की बात आती है वहां पे रिस्क क्या रहता है, ज्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। कुछ नहीं पता कि वो हमें पेमेंट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्या पता विजय माल्या की तरह भाग जाए पेमेंट लेके, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या होता है, कि हमारा अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, ना कि सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और हाँ, इसके मैं अमाउंट की बात करूँ, कितने तक का आप जो क्या है आपका कमर्शियल पेपर है इश्यू कर सकते हो, तो आप वो है 5 लाख का मल्टीपल, ठीक है ना। 5 लाख के मल्टीपल में क्या कर सकते हो, कमर्शियल पेपर को क्या कर सकते हो, इश्यू कर सकते हो। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी आर दी करेक्ट आंसर, ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर। तो बात क्लियर हुई यहाँ पे। फिर देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन, विच द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उससे रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट क्या है, ये भी क्या है आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। और वो क्या था आपका कमर्शियल पेपर, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर कौन इश्यू करता है, कोई भी कंपनी। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इश्यू करता है, कोई भी बैंक और आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर सकता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यू करता है मनी को रेज करने के लिए, किस टाइम, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो देखो जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, क्या ये एक सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है कंपैरिजन टू कमर्शियल पेपर के, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। जब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो एक सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, कंपेयर करते हैं हम कमर्शियल पेपर, क्योंकि कमर्शियल पेपर आपका कौन इश्यू करता है, इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन क्या करते हैं, इश्यू करते हैं, कोई भी कंपनी इश्यू करती है। इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपका सिक्योर है कंपेयर टू आपके कमर्शियल पेपर के। ये भी क्या है, प्रोमिसरी नोट है, बात बिल्कुल करेक्ट है। इंट्रोड्यूस किया गया था 1990 के अंदर ही, क्या किया गया था आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन ये कैपिटल मार्केट के अंदर ट्रेड होता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। किसका पार्ट है, आपका मनी मार्केट का पार्ट है, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम पीरियड क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का, 7 डेज से लेके मैक्सिमम टाइम पीरियड, तो सबको पता है मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है इसका, आपका 365 डेज, ठीक है ना, आपका कितना 1 ईयर, ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है। मिनिमम टाइम पीरियड आपका कितना 7 दिन, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर राइट ट्रू स्टेटमेंट पूछ रखे थे, आपकी ट्रू स्टेटमेंट आपको कौन कौन सी हो जाएंगी, ए बी और डी आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे राइट स्टेटमेंट हो जाएंगी, ठीक है। फिर देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ट्रेजरी बिल। कौन सी स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, किससे रिलेटेड, आपके ट्रेजरी बिल से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो ट्रेजरी बिल आपकी क्या है बच्चों, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है ना, क्या ये आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, इस बात को याद रखना। जो ट्रेजरी बिल है क्या पूछ रखा, वो सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट इश्यू करते तो क्या होगा, सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट आपका, ठीक है ना। तो ट्रेजरी बिल आपका क्या है, एक सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इट इज अ प्रोमिसरी नोट, ये भी क्या है आपका प्रोमिसरी नोट है, आपका सर्टिफिकेट डिपॉजिट, आपका कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल आपका सारे क्या है, ये कि प्रोमिसरी नोट है, ठीक है। इट इज इशू बाय द गवर्नमेंट, ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। मैक्सिमम फॉर मेच्योरिटी ऑफ 1 ईयर, ठीक है, ये भी क्या है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जितनी स्टेटमेंट दे रखी है ट्रेजरी बिल से रिलेटेड सारी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर मैं बात करूं इसके टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक फिक्स टाइम पीरियड होता है क्या करने का, ट्रेजरी बिल का, कि इतने टाइम पीरियड के लिए क्या किए जाएंगे, इश्यू किए जाएंगे, ठीक है। तो फिक्स टाइम पीरियड की बात करूं तो देखो 91 डेज, 82 डेज और आपका कितना, आपका 364 डेज, ये क्या होता है, ट्रेजरी बिल का टाइम पीरियड होता है क्या करने का, इश्यू करने का। 91 डेज के लिए इश्यू किए जाते हैं, 182 डेज के लिए, 364 डेज के लिए क्या किया जाते हैं, इश्यू किया जाता है आपको क्या, ट्रेजरी बिल, ठीक है। और अमाउंट कितने तक के ट्रेजरी बिल आप इश्यू कर सकते हो, 25,000 रुपए, ठीक है ना, 25,000 रुपए से लेकर के आप क्या कर सकते हो, और उसके मल्टीपल में ट्रेजरी बिल को इश्यू कर सकते हो। देखो अगर मैं अमाउंट की बात करूँ सभी की, कमर्शियल पेपर की जो अमाउंट है वो 5 लाख के मल्टीपल में होती है, ठीक है। और जब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसकी जो अमाउंट हम इश्यू करते हैं वो 1 लाख के मल्टीपल में होती है,
और ट्रेजरी बिल की हम बात करें तो जिसकी जो अमाउंट इश्यू अमाउंट होती है कितने की 25,000 के मल्टीपल में होती है। इन अमाउंट को याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है ना, कितने के मल्टीपल में हम इसको इश्यू कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट क्या, मैक्सिमम क्या होगी, आप कितने के भी 5 लाख के मल्टीपल में क्या कर सकते हो, कमर्शियल पेपर को परचेज कर सकते हो, ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी क्या, आप 1 लाख के मल्टीपल में कितने भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल होना चाहिए इन चीजों का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट के आपके करेक्ट स्टेटमेंट दे रखे, कोई भी स्टेटमेंट मेरी क्या नहीं है, रॉन्ग नहीं है, ठीक है। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग कॉल मनी। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर कॉल मनी से रिलेटेड क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो, इट्स अ मनी लैंड बोरोड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज। जो भी ये मनी है आपकी कॉल मनी, ठीक है ना, वो मैक्सिमम 14 दिन के लिए बोरो की जाती है। बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपकी जो कॉल मनी होता है उसका टाइम पीरियड होता है ओवरनाइट, ठीक है। तब हम बैंक को ओवरनाइट पेमेंट चाहिए तो क्या करते हैं, तब तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है 1 डे के लिए, ठीक है ना। ओवरनाइट पेमेंट जब किसी बैंक को चाहिए इंटर बैंक से, तो उस वक्त क्या करते हैं, कॉल मनी करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। नो कोलेट्रल इज रिक्वायर्ड इन कॉल मनी ट्रांजेक्शन, ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज अ मनी लैंड बोरोड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज, स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और बैंक बोरो प्राइमरी फॉर द इंटर बैंक, ठीक है ना। तो बैंक जो आपकी कॉल होती है वो कैसे बोरो की जाती है, इंटर बैंक से बोरो की जाती है। तो आपकी जो स्टेटमेंट बी और डी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, राइट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे क्या थी, आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33 क्वेश्चन, एनीथिंग दैट इंक्रीज द डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स। कोई चीज जो क्या करती है, इंक्रीज करती क्या, डिमांड्स ऑफ फॉरेन गुड्स की रिलेटिव टू डोमेस्टिक गुड टेंड्स टू दी। तो इसने क्या कहा यहाँ पे, कोई भी चीज क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं डिमांड किसकी, फॉरेन गुड की। तो टेंड टू डैश द डोमेस्टिक करेंसी, क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे डेप्रिसिएट। तो यहाँ पे क्या होएगा, डेप्रिसिएट। जैसे ही क्या करते हैं हम, फॉरेन गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो भी करेंसी है किसकी, डोमेस्टिक करेंसी है, उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाएगी, ठीक है ना, कंपेयर टू फॉरेन करेंसी के कंपेयर में। क्योंकि जब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, उसकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है फॉरेन गुड्स की, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, किसकी डिमांड करना, फॉरेन गुड्स की। तो फॉरेन गुड्स की डिमांड इंक्रीज करेंगे तो उसकी करेंसी की डिमांड भी क्या होगी, उसको रिपेमेंट करने के लिए वो फॉरेन करेंसी में रिपेमेंट करनी होगी। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड भी क्या होगी, हाई होगी। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड हाई होगी तो उसको कंपेयर में मेरी करेंसी की डिमांड क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएट हो जाएगी ना। तो यहाँ पर डेप्रिसिएट हो जाएगी दैट डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है ना। बिकॉज डोमेस्टिक गुड विल ओनली कंटिन्यू टू सेल वेल इफ द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज, ठीक है। तो मैं, इसने क्या कहा, मैं अपने डोमेस्टिक गुड को सेल करना कंटिन्यू कर सकती हूं अगर डोमेस्टिक करेंसी में क्या कर दूं, अपनी डोमेस्टिक करेंसी को मैं कम कर दूं, लोअर कर दूं, ठीक है ना। बात क्लियर हुई यहाँ पे, क्या कहा इसने, अगर मैं अपनी डोमेस्टिक करेंसी को, देखो मेरे को अपने गुड्स को क्या करना है, कंटिन्यूटी सेल रखनी है उसकी। तो सिंपल सी बात है, मेरे गुड्स को कोई परचेज नहीं कर रहा, तो उसको करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने गुड्स के प्राइस को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी करेंसी की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएट करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट कर देती हूँ, कम कर देती हूँ, तो उस केस में जो भी मेरा प्रोडक्ट है वो सस्ते में मिलेगा फॉरेन कंट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से लो, मान लो पहले $1 कितने का था, 60 रुपीज का था, ठीक है। जैसे ही मैंने डॉलर में जो भी गुड्स थे उसकी डिमांड इंक्रीज की, तो जो वैल्यू है डॉलर की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। मान लो उसके इंक्रीज होने के बाद डॉलर की वैल्यू होगी $1.65 के इक्वल, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने जो फॉरेन गुड्स था उसकी डिमांड इंक्रीज कर दी, उसको रिपेमेंट करने के लिए किसमें पेमेंट करनी पड़ेगी, डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। और डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, इसलिए मेरी जो रुपए की वैल्यू क्या होगी, डेप्रिसिएट होगी। पहले $1 के लिए 60 रुपीज पे करना होता था, अब मेरे को $1 के लिए कितना पे करना होता है, 65 रुपीज। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी वैल्यू, करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट होगी। अब मेरे को अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करना है, तो उस पर्पज के लिए क्या करना पड़ेगा, अब जो पहले, अब देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी जो रुपीज की वैल्यू को और डिक्रीज करना पड़ेगा। मतलब कि और डिक्रीज का मतलब यहाँ पे क्या है, डिक्रीज का मतलब है कि अपनी वैल्यू डेप्रिसिएट करना पड़ेगा करेंसी की वैल्यू को। मान लो 65 रुपीज था, ठीक है, उसको मैं कर दूं 70 रुपीज। तो अब देखो
जो फॉरेनर है मुझसे गुड परचेज करेंगे, पहले वो सेम प्रोडक्ट के लिए 65 रुपीज दिया करते, ठीक है ना, और $1, अब वो $1 पेमेंट करेंगे, लेकिन पेमेंट कितने की हो जाएगी, वो 70 रुपीज की क्या हो जाएगी, मेरे को पेमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। उनको पेमेंट तो कितना करना है, $1 ही पेमेंट करना ना, लेकिन अब $1 कितने के इक्वल है, मेरा 70 रुपीज के इक्वल है, तो बेनिफिट होगा ना फॉरनर को, ठीक है। तो उस केस में ही मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकती हूँ, अपने गुड्स को ज्यादा सेल कर सकती हूँ, ज्यादा सेल कर सकती हूँ, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएट हो जाएगी वैल्यू, अगर फॉरेन करेंसी फॉरेन गुड्स की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर मेरे को अपने गुड्स को ज्यादा सेल करना है, ज्यादा सेल करना है, तो उसको केस में क्या करना पड़ेगा, अपनी करेंसी वैल्यू को लोअर करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 34 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स अबाउट एनबीएफसी, जो आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट क्या आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो देखो, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, तो आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट, ठीक है ना, क्योंकि एनबीएफसी जो होते तो क्या है, आपके बैंक की तरह फंक्शन करते हैं, लेकिन वो बैंक से कैसे डिफरेंट होते हैं, जो भी आपका एनबीएफसी है वो बैंक की तरह डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। जैसे कि बैंक क्या करते हैं, डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछ क्या रखा है, फॉल्स स्टेटमेंट, तो ये क्या है, यहाँ पे राइट स्टेटमेंट गिवन है। एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। यहाँ पे इसने क्या कहा, जो आपका एनबीएफसी है वो पार्ट नहीं है किसका, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का, वो इश्यू नहीं करते चेक अपने बिहाफ पे ऑन ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। तो ये स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ठीक है ना, वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होते, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर ऑफ एनबीएफसी। तो ये स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। इसने क्या कहा कि जो भी आपके एनबीएफसी है वो पार्ट नहीं होते किसका, आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल देखा था अपनी एमसीक्यू सीरीज के अंदर कि डीआईजीसी क्या होता है आपका, इसके अंदर हमने पूरा फुल डिटेल डिस्कशन किया था कि रिलेटेड आपका डीआईजीसी से रिलेटेड, ठीक है ना, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है। तो आपका डीआईजीसी क्या होता है, और उसमें हमने अमेंडमेंट भी देखी थी, इसके अंदर क्या आई थी, आपकी अमेंडमेंट आई थी, ठीक है। तो डीआईजीसी क्या होता है, जो एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है उन डिपॉजिटर होल्डर को जो जिनके अकाउंट कहाँ होते हैं, बैंक के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का जो आपके एनबीएफसी होते हैं वो कोई भी इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते आप लोगों को, ठीक है। लेकिन बैंक है, मान लो बैंक डूब जाए तो उस केस में आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है कि जो भी डिपॉजिटर होल्डर है उसको इतनी अमाउंट तो कम से कम मिल जाएगी उसके अकाउंट को देखते हुए कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो अमेंडमेंट क्या आई थी रिसेंटली इसके अंदर कि वो जो अमाउंट पहले 1 लाख रुपए हुआ करता है, कितनी कर दी वो मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख रुपए तक आपको उस इंश्योरेंस के थ्रू डिपॉजिटर होल्डर को मिल सकते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर हुई। तो जो आपका डीआईजीसी है वो अवेलेबल नहीं है किसके लिए, एनबीएफसी के लिए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर देखो आपका डी स्टेटमेंट क्या है, एनबीएफसी कैन नॉट अंडरटेक इंश्योरेंस बिजनेस, जो एनबीएफसी है वो इंश्योरेंस बिजनेस अंडरटेक नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो डी इज द, यहाँ पे डी आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। और हमसे क्या पूछ रखा है, फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछ रखा है, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। बात को याद रखना। अब देखो एनबीएफसी के बारे में एक बार डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं कि एनबीएफसी आपका होता क्या है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका एनबीएफसी आपकी बैंकिंग के अंदर, यहाँ से हर बार क्वेश्चन कोई ना कोई आ ही जाता है, ठीक है। तो देखो इसको स्टार मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो देखो एनबीएफसी कैटेगराइज कर रखे हैं किस बेस पे, देखो एनबीएफसी इन द टर्म ऑफ टाइप ऑफ लाइबिलिटी इनटू डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी, ठीक है ना। इसको कैटेगराइज कर रखा है डिपॉजिट या फिर नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी। नॉन डिपॉजिट taking NBFC by their size into systematically important and other non-deposit holding company, ठीक है, by the kind of activity they conduct within the board of categorized in the different type of NBFC। तो इसने यहाँ पर क्या कहा, ये कह रहा है कि जो आपके NBFC है वो अलग अलग टाइप में क्या कर रखे, कैटेगराइज कर रखे हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ NBFC उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग,
ठीक है ना, जो जिस तरह की एक्टिविटी करते हैं उसकी तरह से क्या कर रखा है, उनको कैटेगराइज कर रखा है अलग अलग पार्ट में। तो देखो कुछ पार्ट दे रखे हैं यहाँ पे, नीचे टाइप दे रखे हैं किसके, एनबीएफसी के, उनके अकॉर्डिंग टू उनकी एक्टिविटी। तो जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है बच्चों को, वो तो क्या दे रखा है, एसेट्स फाइनेंसिंग कंपनी। पर जो एसेट्स फाइनेंसिंग कंपनी है किसका पार्ट, आपका एनबीएफसी का ही क्या एक पार्ट है। तो देखो एसेट्स फाइनेंसिंग कंपनी क्या होती है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, जो एक्टिविटी करता है क्या करने का, फाइनेंस करने का, ठीक है ना, किसको सपोर्ट करने के लिए, फिजिकल एसेट्स को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपका जो एसेट्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी है बच्चों क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है फिजिकली एसेट्स को, ठीक है ना, जो क्या करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं उस उन एसेट्स को, क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो ये कंपनी आपकी किसमें आएगी, एनबीएफसी का ही पार्ट है, क्या आपका एसेट्स फाइनेंसिंग कंपनी। नाम से क्लियर हो क्या, एसेट्स को क्या करना, फाइनेंस करना, ऐसी कंपनियां, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल बिजनेस है, तो जो बिजनेस रियल फिजिकल एसेट्स को क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं, वो ही सिर्फ इसके अंदर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, ठीक है। जो उनकी इनकम अराइज हो रही है किससे, एसेट्स को फाइनेंस करके, वो 60% से कम नहीं होनी चाहिए ऑफ द टोटल एसेट्स एंड टोटल इनकम रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। जो भी उसकी टोटल एसेट्स है, जो भी वो काम कर रही है, उसका 60% इनकम उसका कहाँ से होना चाहिए, एसेट्स को फाइनेंस करके उसकी इनकम होनी चाहिए। तभी वो जो कंपनी है वो क्या मानी जाएगी, एसेट्स फाइनेंसिंग कंपनी मानी जाएगी। तब उसका 60% ऑफ उसकी इनकम का पार्ट कहाँ से अराइज हो रहा है, एसेट्स को फाइनेंस करके हो रहा है, ठीक है ना। और ये किस तरह की एसेट्स को फाइनेंस करते हैं, जो रियल फिजिकल एसेट्स होते हैं, जैसे मशीनरी हो गया आपके, ठीक है ना, जनरेटर हो गए, ट्रैक्टर हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, इस तरह की जो एक्टिविटी है उनको क्या करते हैं, फाइनेंस करती है। तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, आपकी एसेट्स फाइनेंसिंग कंपनी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट क्या है, देखो इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर क्या आएंगे आपकी, इन्वेस्टमेंट कंपनी जो क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से क्या करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो वो एनबीएफसी किसके अंदर आएंगे, इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन एनी कंपनी विच इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और कैरी करती है अपना काम क्या करके, एक्वायर करके, किसको, सिक्योरिटी को एक्वायर। तो वो कंपनी कौन सी कहलाएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी कहलाएंगे, ठीक है। फिर आता है आपका लोन कंपनी। तो लोन कंपनी के अंदर क्या होगी, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कैरी करते हैं अपना बिजनेस क्या प्रोवाइड करके, फाइनेंस प्रोवाइड करके, ठीक है, मतलब कि लोन और एडवांसेस प्रोवाइड करके, ठीक है, फॉर एनी एक्टिविटी अदर देन ओवन बट डज नॉट इंक्लूड एसेट्स फाइनेंसिंग कंपनी। वो किसी को भी लोन प्रोवाइड करके, लेकिन उसके अंदर एसेट्स फाइनेंस कंपनी इंक्लूड नहीं होंगे। अगर वो एसेट्स को लोन प्रोवाइड करते तो किसका पार्ट बन जाएंगे, आपके एसेट्स फाइनेंसिंग कंपनी का। अगर वो एसेट्स फाइनेंस को छोड़ के किसी और को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में क्या आएंगे, वो लोन कंपनी, ठीक है ना। तो ये भी किसका पार्ट, आपका एनबीएफसी का पार्ट है। फिर आपको क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी, ठीक है। तो आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी है, ये भी आपकी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये क्या करेंगे, विच डिप्लॉयड एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल एसेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, जिनका कम से कम 75% क्या होगा, जो भी लोन प्रोवाइड कर रखा है वो किसके लिए प्रोवाइड कर रखा है, उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोवाइड कर रखा है। नाम में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी, ठीक है ना, जो कि इनको लोन प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो मिनिमम ओन फंड कितना होना चाहिए, मिनिमम ओन फंड कितना होना चाहिए इन लोगों का, 300 करोड़ रुपए, ठीक है। और क्रेडिट कितनी होनी चाहिए, ए क्रेडिट होनी चाहिए। और जो उनकी कैपिटल एडुकेसी रेशियो है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 15% होनी चाहिए। तभी वो क्या मानी जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, सिस्टमेटिकली इम्पोर्ट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो इसके अंदर क्या, सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो यहाँ पे क्या है, कोर मतलब कि जो इसका कोर मेन एक्टिविटी जिसकी बात करते हैं, मेन एक्टिविटी की, मेन एक्टिविटी इसकी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट करना होगी, ठीक है ना। कंपनी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सेम पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, रिपीट हो गया। जो हमने इन्वेस्टमेंट वाला पढ़ा था कि जिनका प्रिंसिपल मेन बिजनेस क्या हो, सिक्योरिटी और शेयर के अंदर क्या करना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, ठीक है ना। यहाँ पे नाम थोड़ा डिफरेंस है, बात क्या है सेम ही है, जो हमने थर्ड पॉइंट देखा था इन्वेस्टमेंट कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, ये वो ही पॉइंट यहाँ पे। फिर आपका आता है 6th पॉइंट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो क्या प्रोवाइड करता है, आपको फैक्टर की सर्विस प्रोवाइड करती है। अभी फैक्टर की सर्विस क्या होती है, तो देखो फैक्टर की सर्विस क्या होती है, मान लो कंपनी है, ठीक है। अब रिलायंस कंपनी के इतने सारे क्या होंगे,
डेटर होंगे, ठीक है, इतने सारे डेटर होंगे जिनसे पैसा क्या लेना होगा, कंपनी को लेना होगा। लेकिन कंपनी क्या करती है, अब उन सबको उनके कलेक्शन रिलेटेड को ध्यान रखना कि कब कलेक्शन आएगी, रिकॉर्ड अकाउंट मेंटेन करना, सब कुछ मेंटेन करना, ठीक है ना। तो पेमेंट मिलनी है आज से 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, अभी पेमेंट मिलनी नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, मान लो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी जितने भी डेटर है उनको सेल कर देती है, वो सर्विस को सेल कर देती है अपनी फैक्टर को। अभी फैक्टर होते हैं ये कंपनी, ये फैक्टर जो कंपनी होती है क्या करती है, जितने भी डेटर होंगे वो क्या कर लेंगे, उसको परचेज कर लेंगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल वो डेटर थे 1 करोड़ के, तो इसमें से अपना कुछ कमीशन काट के जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो पेमेंट कर देंगे किसको, रिलायंस कंपनी को, ठीक है ना। मान लो इसने अपना 20% अपना वो काट के 80 लाख रुपए क्या कर दिए, रिलायंस कंपनी को क्या कर दिए, पेमेंट कर दी, ठीक है। लेकिन वो मिलनी कब थे, आज से 4 महीने बाद वो पेमेंट मिलनी थी, लेकिन आज ही पेमेंट कर दी फैक्टर कंपनी ने किसको, रिलायंस कंपनी को। अब जो भी वो पेमेंट मिलनी है, कब मिलनी है, कब रिसीव होनी है, वो सारी जिम्मेदारी किसकी है, फैक्टर की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या होती है, फैक्टर कंपनी जो इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो देखो आपका 35th क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच इज वन ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएफसीआई। तो आपसे क्या पूछ रखा है, आईएफसीआई का मेन ऑब्जेक्टिव पूछ रखा। तो देखो आईएफसीआई से पहले हम पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। जो आपसे क्या पूछ रखा था कि आपका डेवलपमेंट बैंक, फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक आपका कब आया था, ठीक है। तो वहां पे हमने देखा था इसके बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो जल्दी से इसका आंसर दे दो, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो ये ऑफर करता है बहुत स्मॉल एंड लार्ज इन्वेस्टर को। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि जो भी आईएफसीआई है वो मीडियम एंड लार्ज टाइप ऑफ इन्वेस्टर को क्या करता है, फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और हमें क्या बताना है, राइट स्टेटमेंट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। अपग्रेड करता है टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन एंड प्रमोट करता है मार्केटिंग को, किसके अंदर, स्मॉल सेक्टर के अंदर। फिर से क्या है, स्मॉल सेक्टर, तो क्या होगा, इसका आंसर नहीं है, ठीक है। की पॉइंट पे ध्यान रखो, क्योंकि इसका मेन की पॉइंट क्या था, जो भी फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो क्या है, मीडियम एंड लार्ज टाइप के बिजनेस को प्रोवाइड करता है। स्मॉल के लिए कौन है आपका, सिडबी, ठीक है ना। सिडबी क्या करता है, स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस को फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। टू सर्व द अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर द टर्म ऑफ फाइनेंस फॉर इंडस्ट्री विद कोऑर्डिनेशन, कहीं पढ़ा था हम लोगों ने, ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। ये एज अपेक्स इंस्टीट्यूशन की तरह काम नहीं करता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसकी क्या है, यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग असिस्टेंस to industrial undertaking, particular in those circumstances in which banking accommodation is appropriate or resources to capital marketplace is impracticable। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये उन मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंडस्ट्री को क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, जहां पर बैंकिंग उनको अप्रोप्रिएट अमाउंट प्रोवाइड नहीं कर पाती, ठीक है ना। उनको मार्केट प्लेस से वो कैपिटल अरेंज नहीं हो पाती, तो उस केस में जो आपका आईएफसीआई हो क्या करता है, उन लोगों को क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है उन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, ठीक है ना। और हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो भी फाइनेंस प्रोवाइड करता है उससे पहले क्या करता है, कुछ मेजर पॉइंट को चेक करता है, फिर क्या करता है, वो फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वो मेजर पॉइंट आपको क्या आते हैं, सबसे पहले ये देखेगा कि जो इंडस्ट्री को वो क्या कर रहा है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसका नेशनल जो इकोनॉमिक है उसके अंदर उसकी क्या बैकग्राउंड, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उस इंडस्ट्री की, ठीक है ना, कितनी इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी के अंदर उस इंडस्ट्री की। फिर सेकंड हमने क्या देखा था इसके अंदर, सेकंड हम लोगों ने देखा था इसके अंदर कि जो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है, जो उसकी मैनेजमेंट है, उसकी क्या क्वालिटी है, ठीक है, और जितना उसको लोन चाहिए उस प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट की अमाउंट कितनी है। इन कुछ चीजों को चेक करने के बाद ही क्या करता है, आईएफसीआई लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो आपका इसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी क्या है। जो मेन एम आईएफसीआई का क्या करना, प्रोवाइड करना लॉन्ग टर्म फाइनेंस किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए कंट्री के, ठीक है। फिर क्या है आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव इसका आईएफसीआई का, वो प्रोवाइड करता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जो हमने अभी देखा था, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को, मीडियम स्केल इंडस्ट्री को करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, जहां पर बैंकिंग सेक्टर इन अप्रोप्रिएट उसको फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर पाते, ठीक है। तो देखो फंक्शन ऑफ आपका आईएफसीआई का फंक्शन क्या है। तो जब आईएफसीआई है बच्चों, वो क्या करता है, कॉर्पोरेट करता है लोन को और एडवांसेज को, ठीक है। फिर क्या करता है, ग्रांट करता है लोन बोथ रुपीज और फॉरेन करेंसी दोनों के अंदर, ठीक है ना। और अंडरराइट द इश्यू करता है स्टॉक और बॉन्ड शेयर को, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब कॉर्पोरेशन है वो क्या करता है, अंडरराइट करता है इश्यू किसका, स्टॉक और शेयर को, ठीक है ना, किसकी, जो भी नई कंपनी होती है जो
जो क्या करते हैं, जो शेयर इशू करना चाहते हैं तो लेकिन उनको डर किस चीज का रहता है कि उनको पूरा सब्सक्रिप्शन वहां से मिले या नहीं मिले, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए क्या करते हैं, वो अंडरराइट भी करते हैं। फिर आगे क्या है, द कॉर्पोरेशन कैन ग्रांट लोन ओनली द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इस पॉइंट को याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सिर्फ लोन किसको प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को और कोऑपरेटिव को, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये लोन और पार्टनरशिप फर्म को ये लोन प्रोवाइड नहीं करते। इस बात को याद रखना। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछ सकता है कि जो भी IFCI है उसने लोन दिया किसको, प्राइवेट कंपनी को, लार्ज टर्म फाइनेंस प्रोवाइड किया किसको, प्राइवेट कंपनी को, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ये सिर्फ पब्लिक को और कोऑपरेटिव सोसाइटी का करता है, लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, बात को याद रखना। क्या होता है आपका, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो 36 क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच इज द फ्लोइंग अपॉइंटमेंट ऑफ ओम्बुड्समैन। क्वेश्चन यहाँ से आ चुका ना आपका नेट में। ओम्बुड्समैन है उसको कौन अपॉइंट करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, जो ओम्बुड्समैन उसको अपॉइंट किया जाता है उसके द्वारा डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI के द्वारा, ठीक है ना। तो बैंकिंग के अंदर जो भी ओम्बुड्समैन है उसको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, RBI के डिप्टी गवर्नर के द्वारा। तो इसका आंसर यहाँ पे राइट कर जाएगा, बेस द राइट आंसर। तो देखो डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं अपना ओम्बुड्समैन के बारे में। द बैंकिंग ओम्बुड्समैन अपॉइंटेड बाय द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर क्या है, जो आपका ओम्बुड्समैन स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की गई थी सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था 1949, उसके अंदर सेक्शन 35A के अंदर इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 के अंदर RBI के द्वारा, ठीक है। फिर आगे क्या है, इट इज अपॉइंटमेंट ऑफ द पीरियड, जो उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है इस पर्सन की, वो कितने दिन के लिए की जाती है, 3 साल के लिए, और उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 2 सालों के लिए, ठीक है ना। वैसे तो टाइम पीरियड कितना होता है उसका 3 साल, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 2 साल और इंक्रीज कर दिया जा सकता है, मतलब कि मैक्सिमम कितना, 5 साल तक, ठीक है। फिर आगे क्या है, इट इज अ पर्सन, ये एक पर्सन होता है जिसका काम क्या होता है, हाई स्टैंडिंग इन द लीगल, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सेक्टर के बारे में इसको क्या होनी चाहिए, हाई स्टैंडिंग, इस पर्सन को नॉलेज होनी चाहिए, वही क्या कहलाएगा आपका ओम्बुड्समैन, ठीक है। द ऑफिस ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन इज लोकेटेड इन सच प्लेस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक। तो जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन है उसका वो कहाँ लोकेटेड होगा, जहां पर RBI ने क्या कर रखा होगा, स्पेसिफाइड कर रखा होगा, वहीं पर इसका क्या मेन पार्ट यहाँ पे क्या इसका क्या क्या इसकी पावर है और क्या क्या ड्यूटी है किसकी, आपकी ओम्बुड्समैन की, ठीक है। तो देखो क्या क्या पावर होती है इसकी, क्या क्या ड्यूटी है। सबसे पहला, रिसीव करना कंप्लेन रिलेटिंग टू प्रोविजन ऑफ बैंकिंग सर्विस, ये इसकी क्या है, ड्यूटी है, ठीक है। टू कंसिडर सच कंप्लेन एंड फैसिलिटी देयर सेटिस्फैक्शन और सेटलमेंट बाय एग्रीमेंट। जो भी कंप्लेन पहले तो क्या करना, कंसीडर करना कंप्लेन को, जो भी इसको कंप्लेन क्या हुई है, रिसीव हुई है बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड, ठीक है ना, उनको क्या करना, रिसीव करना, कंसीडर करना, और फिर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना और सेटलमेंट देना, ठीक है ना, बाई मेकिंग अ रिकमेंडेशन और अवार्ड। के अंदर जो भी बैंकिंग ओम्बुड्समैन हो क्या काम करता है, जो भी रिसीव हुई है उसको कंप्लेन, उससे रिलेटेड उसको कंसीडर करना, सेटिस्फैक्शन और सेटलमेंट प्रोवाइड करना किसको, जो भी वो एग्री पार्टी है जिसने क्या की है, कंप्लेन की है, ठीक है, और उसको एक सेटिस्फाइड रिजल्ट प्रोवाइड करना, उसको अवार्ड प्रोवाइड करना उस स्कीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन है वो रिजेक्ट भी कर सकता है क्या कंप्लेन को, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, एट एनी स्टेज इफ इट अपीयर दैट द कंप्लेन इज मेड विदाउट एनी सफिशिएंट कोज। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को पे ये लगता है, किसी भी स्टेज पे के ऊपर उसको ये लगता है कि जो भी कंप्लेन दी गई है वो क्या है, वो सफिशिएंट कोज नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है उस कंप्लेन को, ठीक है, बात क्लियर हुई यहाँ पे। तो बाय द कंप्लेन विद रीजनेबल डेलीगेंस देयर इज नो लॉस और डैमेज और नो इनकन्वीनियंस सफर्ड। जो इसने भी कंप्लेन की है उस कंप्लेन के द्वारा ना उसको कोई लॉस हुआ, ना कोई डैमेज हुआ, ना कोई इनकन्वीनियंस हुई, ठीक है ना, तो उस केस में वो उस कंप्लेन को रिजेक्ट भी कर सकता है बैंकिंग ओम्बुड्समैन। तो इसकी क्या, उसके पास उसका पावर है, ठीक है ना, उसकी पावर है, ठीक है। तो पावर और ड्यूटी यहाँ पे क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या था आपका बैंकिंग ओम्बुड्समैन, तो इस पॉइंट को याद रखना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बच्चा, 37th क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जो आपका IDBI है ना, उससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट क्या है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो आपका हमने बात की CDB की, जो स्मॉल इन्वेस्टर को लोन प्रोवाइड करता है, वो किसकी सब्सिडरी, आपकी होली ओन सब्सिडरी किसकी, वो आपकी IDBI की क्या है, सब्सिडरी, ठीक है। तो देखो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1964 एज अ होली सब्सिडरी ऑफ RBI।
ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तब ये इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1964 के अंदर, ये होली सब्सिडी थी किसकी, आरबीआई की थी, ठीक है। लेकिन बाद में इसको जो सब्सिडी आरबीआई की थी उसको ट्रांसफर करके इसकी ओनरशिप किसने ले ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और कब ले ली, 1976 के अंदर इसकी ओनरशिप इसके पास ट्रांसफर कर दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ के, लेकिन तब वो इस्टेब्लिश हुई थी तब उसकी सब्सिडी किसके पास थी, उसकी होली ओन सब्सिडी किसकी थी, वो आरबीआई की थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर देखो आपकी बी स्टेटमेंट, प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट फॉर प्रमोशन मैनेजमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री। जो भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट किसको, प्रमोशन मैनेजमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री को। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। प्रैक्टिस स्टेटमेंट, परचेजिंग ऑन अंडरराइटिंग शेयर एंड डिबेंचर एंड गिव कंसल्टेशन। तो ये भी क्या यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये परचेज करती है, अंडरराइट करती है किसको, शेयर को, डिबेंचर को, और गिव कंसल्टेशन देती है कंपनी को। ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। डी स्टेटमेंट क्या है, प्लानिंग करती है, प्रमोशन करती है, डेवलपमेंट करती है लार्ज और एज वेल एज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। और हमसे क्या पूछ रखा था यहाँ पे, ट्रू स्टेटमेंट पूछ रखी है। तो हमारी ए बी सी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपकी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएंगी, डी क्या हो जाएंगी, रॉन्ग। क्योंकि जो आपके क्या है बच्चों, एमएसएमई है, एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, उनके लिए काम कौन करता है, आपका सिडबी, ठीक है ना, जो किसकी सब्सिडी एक तरह से आईडीबीआई की ही क्या है, सब्सिडी है। तो इसलिए स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जल्दी से ये बता दो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, आईडीबीआई का इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई के अंदर, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। देखो सिडबी की बात आई गई तो सिडबी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो सिडबी है उसको सबसे पहले ये बताओ, उसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, सिडबी कब आया था, 1990 में सिडबी को क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। और आईडीबीआई को 1964 के अंदर, इस पॉइंट को याद रखना। हेडक्वार्टर कहाँ पर सिडबी का, लखनऊ के अंदर। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, लखनऊ के अंदर, ठीक है। बात क्लियर यहाँ पे, ठीक है इतना। और ये किसके लिए काम करते हैं, क्या पर्पज क्या है इसका, फाइनेंशियल और डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये, किस पर्पज के लिए, प्रमोशन करना, फाइनेंसिंग करना, डेवलपमेंट करना, किसका, एमएसएमई का, ठीक है ना। तो उस रिलेटेड काम करते हैं आपका कौन, आपका सिडबी, ठीक है। तो देखो आपको जो एमएसएमई सेक्टर ना बच्चों, एक इंपॉर्टेंट पिलर है आपकी इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि आपकी जो जीडीपी का जो पार्ट है ना, उसका 37% कहाँ से कंट्रीब्यूट किया जाता है, आपका एमएसएमई से कंट्रीब्यूट होता है, किसका, आपका जीडीपी का 37%। अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट जितना भी इंडिया एक्सपोर्ट करती है उसमें अराउंड 40% एक्सपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है, एमएसएमई सेक्टर के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए आपकी इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं आपके एमएसएमई सेक्टर। तो इस बात को याद रखना, इसलिए इसके लिए क्या किया था, सिडबी को अलग से लाया गया था, ठीक है। तो अगर मैं कुछ और पॉइंट बताऊं तो जो सिडबी है, ठीक है ना, वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल गैप है जो भी एमएसएमई के अंदर की फाइनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड करती है उनको, और नॉन फाइनेंशियल टाइप की सर्विस भी प्रोवाइड करती है किसको, एमएसएमई सेक्टर को, कौन, सिडबी को। सिडबी है जो इन लोगों को स्पोर्ट एंटरप्राइज डेवलपमेंट के बारे में बताती है कि एंटरप्राइज को डेवलप कैसे किया जाए, ठीक है। स्किल अपग्रेडेशन के बारे में नॉलेज देती है, स्किल को कैसे अपग्रेड किया जाए, मार्केटिंग सपोर्ट देती है इन लोगों को, ठीक है। टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, और मॉडर्नाइजेशन अलग न कि ओनली फाइनेंशियल सर्विस ही नहीं, ये सर्विस भी क्या करती है, और जो नॉन फाइनेंशियल सर्विस है वो भी क्या करती हैं, प्रोवाइड करती है, कौन, आपकी सिडबी, किसको, एमएसएमई सेक्टर को। तो बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ही था बच्चों आज की क्लास में, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए अपने किससे रिलेटेड, अपने बैंकिंग से रिलेटेड, और हमने कल की क्लास में भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे अपने बैंकिंग से रिलेटेड। तो अगर आप दोनों वीडियो देख लोगे ना बैंकिंग से रिलेटेड, तो मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोस्टली हमने 90% टॉपिक अपने कवर कर लिए हैं अपने इन एमसीक्यू के थ्रू, और विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये सीरीज इसलिए कह रही हूँ, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। यहाँ से आपको कई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और एक साथ आपकी रिविजन भी हो जाएगी यहाँ से आपके टॉपिक से रिलेटेड, और आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करने को मिल जाएंगे किस तरह के एमसीक्यू आपके एंटी नेट में बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग यूनिट से रिलेटेड आते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल की वीडियो में फिर कुछ नए एमसीक्यू लेके आएंगे किसी नए सब्जेक्ट से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।